नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल जुड़ गया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी, आपातकालीन प्रावधान, यानी आखिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वहां पे आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात किया गया, यानी इमरजेंसी प्रोविजनल के बारे में बात किया गया, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात किया गया। इन सब के बारे में जानेंगे, यानी हमारा जो संविधान है इमरजेंसी क्यों देता है, आपातकाल क्यों देता है, आखिर आपातकाल देता है तो कितने प्रकार के होते हैं, ये जो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं कौन कौन से, उनके सबके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप सभी को जानना है कि इमरजेंसी क्या है। हमारे संविधान में जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे कोई भी आंच आने लगती है तो उस समय क्या होता है, देश में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई संविधान के द्वारा कि वो क्या लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। वो देश के किसी पूरे संपूर्ण देश में हो सकता है या किसी देश के एक स्पेशल भाग में हो सकता है, यह उस समय की कंडीशन इंगित करेगी। तो देखो, पूर्णतया क्या होता है, हम लोग कैसे हैं, संघात्मक होते हैं। ठीक है, यानी भारत कैसा संघात्मक एक देश है, सभी को पता है भारत में संघीय मॉडल चलता है। भारत कैसा एक देश है, संघात्मक देश है। ठीक है, संघात्मक देश है। संघात्मक का मुख्यतः यही रूप होता है कि यहाँ पे एक केंद्र सरकार होगी, दूसरी क्या होगी, उसके नीचे राज्य सरकार होगी, उसके बाद क्या होगी, पंचायत होगी। ठीक है, यानी पंचायत होगी। लेकिन इन सबका मुखिया कौन होगा, सबसे ज्यादा मुखिया कौन होगा, केंद्र होगा। यानी इन सबका मुखिया जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसका मुखिया कौन होगा, इसका मुखिया कौन होगा, केंद्र होगा। यानी सीधी सी बात क्या है, संघात्मक का मतलब क्या है, सप्रेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके रूप में, केंद्र के रूप में, राज्य के रूप में, पंचायत के रूप में। लेकिन इन तीनों का प्रमुख कौन होगा, इन तीनों प्रमुख कौन होगा, केंद्र होगा। यानी सीधी सी बात में क्या है, तुमसे कोई पूछे संघात्मक का अर्थ क्या होता, तो आप सीधी सी भाषा में कहो कि सप्रेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है, संघात्मक कहलाता है। और उसको किन भागों में तोड़ा, केंद्र के रूप में तोड़ा, राज्य के रूप में तोड़ा, पंचायत के रूप में तोड़ा। ठीक है, यानी केंद्र मतलब जो पीएम मोदी प्रधानमंत्री जहां पे है, राज्य मतलब जहां सीएम है, पंचायत मतलब जहां पे प्रधान है या नगर पालिका का पार्षद है। ठीक है, समझ गए, चलो यही तीनों चीजें हैं। अब क्या है कि ये जब क्या होता है, जब देश में इमरजेंसी लग जाती है तो इन तीनों चीजों की शक्ति कैसी हो जाती है, एकात्मक हो जाती है। तो कैसी हो जाती है, एकात्मक हो सकती है। एक कैसे, संघात्मक है देश, और दूसरी शक्ति का हो जाती है एकात्मक, यानी कि सारी की सारी शक्ति किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। कोई भी देश में कोई भी कंडीशन कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कौन है, इमरजेंसी के दौरान, ये आपातकाल के समय है। आपातकाल के समय क्या होगा, आपातकाल के समय सारी की सारी जितनी भी जिम्मेदारियां किसके अंदर आ जाएंगी, किसके अंदर आ जाती हैं, केंद्र सरकार के पास। यानी जब देश में आपातकाल लगता है या किसी स्पेशल भाग में आपातकाल लगता है, उस क्षेत्र में जहां पे आपातकाल लगा, अगर देश में लगा है तो देश की कंडीशन होगी, या किसी स्पेशल भाग में या किसी एक विशेष भाग में आपातकाल लगा है, तो वहां की जितनी की सारी शक्तियां कहां पहुंच जाएंगी, केंद्र के पास पहुंच जाएंगी। अब बात करते हैं, अब चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी है वो कितने प्रकार से लग सकती है, यानी जो इमरजेंसी है कितने प्रकार से लग सकती है, कितने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है। तो देखो भैया, भारत में जो मुख्यतः हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 3 प्रकार की इमरजेंसियों की चर्चा की गई है। तो पहली बात तो हम समझते हैं कि भाग 18 के अंतर्गत, संविधान के भाग 18 के अंतर्गत क्या बताया गया है, इमरजेंसी यानी आपातकाल की बात की। यानी भारत में संविधान के 18 भाग के अंतर्गत, भाग 18 के अंतर्गत क्या होता है, इमरजेंसी शब्द की बात की गई और बताया गया अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में क्या होगा, इमरजेंसी। यानी इन्हीं तीनों, ये जो 352 से लेकर 360 का जो आर्टिकल, इन्हीं के बीच में आपातकाल के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। आर्टिकल 352 क्या कहता है, आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 356 क्या बताता है, आर्टिकल 356 बताता है राज्य आपातकाल, ठीक है। और वहीं पर आर्टिकल 360 क्या बताता है, वित्तीय आपातकाल। क्या बताता है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। यानी सीधी सी भाषा में कहेंगे, पहला हमने लिख दिया, दूसरा लिख दिया या तीसरा लिख दिया। यानी हमने क्या बताया कि भारत में जो संविधान है, संविधान में कितने आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो मुख्यतः 3 आपातकाल के बारे में बताया गया है। पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल,
दूसरा क्या है राज्य आपातकाल, और तीसरा क्या वित्तीय आपातकाल। यानी भारत में आपसे पूछें कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और इसको कहते हैं 356 के तहत जो लगता है स्टेट इमरजेंसी, यानी स्टेट इमरजेंसी हो गए, राज्य आपातकाल। और जो 360 के तहत लगता है उसको हम क्या कहते हैं वित्तीय इमरजेंसी यानी फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 प्रकार की भारत में इमरजेंसी होती है। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राज्य आपातकाल क्या और वित्तीय आपातकाल क्या, एक एक करके हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल है हेडिंग डालेंगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी, यानी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। तो आप सभी को पता चल गया कि भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किसके बारे में चर्चा की गई हमारे संविधान में, तो आपातकाल के बारे में। आपातकाल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आपातकाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी होती है अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है आपका 356 का राज्य इमरजेंसी, राज्य इमरजेंसी। और 360 के तहत क्या होता है आपका वित्तीय इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत क्या है राष्ट्रीय आपातकाल है। तो देखो मुख्यतः कब होता है, कब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश में क्या हो रहा है युद्ध की स्थिति हो। पहली कंडीशन क्या, युद्ध हो। फिर क्या हो, बाह्य आक्रमण हो, यानी क्या हो कोई दूसरा देश में आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण हो, ये दूसरी कंडीशन होगी। ठीक है, बाह्य आक्रमण। और तीसरी क्या है, आंतरिक अव्यवस्था, आंतरिक, अरे सीधा सा मतलब तीसरी हम कह लो सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। यानी जब देश में ये 3 कंडीशन हो सकती है, इन तीनों में कोई ऐसी कंडीशन हो, मान लो युद्ध हो रहा हो, या बाह्य आक्रमण यानी कोई दूसरा देश भारत में आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह या आपस में क्या हो रहा सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया हो, तब देश में इन तीनों स्थिति में क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि पूरे भारत देश में, हो सकता है कि कहीं एक विशेष भाग में लगाना हो। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, या तो पूरे देश में लगेगी या तो किसी विशेष भाग में लगेगी। ठीक है, या तो किसी विशेष भाग में लगेगी। ठीक है, या तो किसी विशेष भाग में लगेगी। ठीक है, पूरे देश में लग सकती है या तो किसी विशेष भाग में लग सकती है, या ये नहीं कि पूरे देश में ही लगे, जहां पे जरूरत के हिसाब से लग सकती है। अच्छा, इसको लगाता कौन, इसको भारत का राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है, भारत का राष्ट्रपति। तो देश भाग में भी लग सकती है इमरजेंसी, या पूरे देश में इमरजेंसी लग सकती है। यही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब देखिए इमरजेंसी कैसे लगती है, प्रावधान क्या है, यानी इसकी घोषणा कैसे हो सकती है, किस आधार पे लग सकती है। तो मैंने आधार बता ही दिया, युद्ध की कंडीशन हो सकती है, बाह्य आक्रमण हो सकती है, सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार पे ही देश में क्या नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखिए आज के वर्तमान समय की स्थिति देखें कि इमरजेंसी कैसे लगती है। तो इसके पहले हमें इतिहास में जाना होगा। इतिहास में जाने से पहले हम जब पहुंचेंगे 1975 में, तो देखेंगे उस समय इमरजेंसी लगी। और ये 1975 की जो इमरजेंसी तो बहुत ज्यादा चर्चा में होती है, क्योंकि एक उस समय की जो वर्तमान प्रधानमंत्री होती है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई थी। और उन्होंने कैसे लगाया, उन्होंने बिना किसी मंत्रिमंडल के राय के, किसी अनुमोदन के देश में इमरजेंसी लगा दी। और उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल को क्या किया, सूचित किया। जब उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल को सूचित किया, यानी 38वां एक संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया था बच्चा, पूरी अमेंडमेंट की लिस्ट पढ़ा चुका हूं, पूरी अमेंडमेंट की सीरीज पढ़ाया है 1 से लेकर 105 तक का। और जो भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है मैंने पढ़ाया, प्लीज जाके देखो, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया था। इंदिरा गांधी प्रेम नारायण, ठीक है, बताया था, पूरी कहानी सुनाई आपको। उम्मीद करता हूं आप लोग नहीं भूले होंगे जिन लोगों ने देखा। तो 38वां संविधान संशोधन में क्या था कि ये क्या करता था कि यहां पर ये था कि प्रधानमंत्री बिना किसी मंत्रिमंडल की सिफारिश के ही लगा सकता है, यानी उनके बिना राय के, बिना किसी अनुमोदन के वो राष्ट्रपति को आदेश देगा कि देश में इमरजेंसी लगा दो इस समय तक। ठीक है, यानी 38वें संविधान संशोधन तक। ठीक है, और देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता था। लेकिन परंतु जब ये राष्ट्रपति शासन
लग तो जाता था, लेकिन उसके बाद एक 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन ये कब होता है? 1978 में होता है। और इस समय जनता दल की सरकार आती है। जनता दल की सरकार आती है, उन्होंने सबसे पहले इस अमेंडमेंट को हटाया और इस अमेंडमेंट के इसमें जो बातें बताई गई उसको हटा के 44वां संविधान संशोधन 1978 करती है। और इसी के तहत देश में क्या करती है, जो इमरजेंसी का प्रावधान होता है उसको बदल देती है। यानी कि अब देश में जो वर्तमान समय में इमरजेंसी लगती है, इसके लिए सबसे बड़ा क्या होती है कि अगर राष्ट्रपति ने देश में क्या लगा दिया इमरजेंसी, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होगा। कब? 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से पास होना चाहिए। पहले था 2 महीनों से, लेकिन बाद में घटा के क्या कर दिया गया, 1 महीने कर दिया गया। यानी 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से पास होना चाहिए। और जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो 6 माह के लिए देश में क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। 6 माह के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगी। यानी तो हमने सीधी सी भाषा में देखा, सीधी सी भाषा में कहा तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए वर्तमान समय मंत्रिमंडल के यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लगेगा। मंत्रिमंडल जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाएगा तब इस पे क्या होगा, देश में क्या लगेगी, इमरजेंसी लगेगी। देश में क्या लगेगी, इमरजेंसी लगेगी। और इसको हटाया किस तरीके से जा सकता है, तो इसको हटाया किस तरीके से जा सकता है कि इसको हटाने के लिए भी वही सारे प्रावधान है कि फिर से दोनों अच्छा एक समय हटाया तो जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जब देखेगा सारी स्थितियां खत्म हो गई हैं तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति स्थितियां कंट्रोल में नहीं आ रही हैं और राष्ट्रपति इसको बढ़ाना चाह रहा है, तो पहली बार तो कितने महीने के लिए लगेगी, 6 माह के लिए, पहली बार 6 माह के लिए। लेकिन अगर इन 6 माह में भी स्थिति नहीं सुधर रही तो फिर भी और आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, लोकसभा से इसको फिर से पारित कराना होगा, ठीक है। लोकसभा से पारित कराना होगा 6 माह के बाद, ठीक है। उसके बाद भी 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी ये देश में अनंत काल तक बढ़ती जाएगी, लेकिन हर 6 महीना में इसको पास कराना होगा, हर 6 महीने में पास कराना। इसकी कोई लिमिट नहीं कितनी बार आप लगा दो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर 6 माह में इसको पास कराना होगा, ठीक है, पास कराना होगा। अब इसको पास कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत की जरूरत होनी चाहिए। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो इमरजेंसी को पास कराने के लिए, इमरजेंसी को देश में लगाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। हर 6 अधिकतम सीमा कितनी है, 6 माह। फिर जैसे 6 माह कंप्लीट हुए आगे बढ़ाना है, फिर से लोकसभा में पारित कराओ और उसके बाद फिर बढ़ाओ, ठीक है, फिर से उसको बढ़ाओ आगे, ऐसा चलता रहेगा। चाहे जितनी बार देश में बढ़ाते जाओ, इमरजेंसी बढ़ाते जाओ, लेकिन अधिकतम 6 माह, 6 माह के बाद लाओ, पारित कराओ, फिर बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, फिर लाओ, पारित कराओ, फिर बढ़ाओ, ऐसा काम करना, ठीक है। तो ये हुआ। और इसको समाप्त भी कैसे किया जा सकता है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें देखना है राष्ट्रीय आपातकाल से कुछ प्रभाव पड़ते हैं, देश में क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इम्पैक्ट, यानी जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े उनको क्या देखते हैं। देखो मुख्यतः 3 ही प्रभाव पड़ते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। वो पहला क्या है, केंद्र राज्य संबंध। यानी पहला हमने देखा कि केंद्र और राज्य में संबंध कैसा होता है, यानी केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो होता है लोकसभा और राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल का में प्रभाव, सीधा सा लिख लो, में प्रभाव। और जो अंतिम तीसरा हमने देखा वो क्या देखा, मौलिक अधिकारों में प्रभाव। यानी ये क्या देखा, तो देखो इसका मतलब क्या है कि यानी बेटा दोस्तों बहनों, जब देश में इमरजेंसी लगती है या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इन 3 चीजों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध, यानी जो केंद्र और राज्य में जो संबंध हो गए, देखो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो पूरी शक्ति कैसी हुई है, एकात्मक। एकात्मक का मतलब क्या,
पूरी की पूरी शक्ति कहाँ आ जाएगी बेटा, केंद्र में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, सारी की सारी शक्ति जब केंद्र में आ जाएगी तो केंद्र और राज्य में जो समन्वय चल रहा है, तो जो संबंध चल रहा है तो चल पाएंगे, कि राज्य वाली सारी शक्ति तो जीरो होगी, तो राज्य से कोई मतलब ही नहीं। तो जो चाहेगा केंद्र करेगा, जब केंद्र करेगा तो राज्य के और केंद्र राज्य के जो संबंध थे वो खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जो कार्य थे, कार्यालय था, जो विधायी था, जो कार्यकारिणी था, जो भी कह लो, जो भी था सारे खत्म हो जाएंगे। यानी केंद्र और राज्य संबंध प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये बात हुई, समझ में आई, यानी ये बिल्कुल होंगे। दूसरी क्या, लोकसभा और राज्य विधानमंडल, यानी ये वाली बात समझ में आई। जैसे ही समझ में आई तो बताओ हाँ, ये वाली बात समझ में आई। चलो एक बात समझ में आई। दूसरी क्या है, लोकसभा और राज्य विधानमंडल। लोकसभा प्रभावित होगी कि नहीं होगी, जब देश में इमरजेंसी लगी हो तो लोकसभा भंग हो जाएगी। जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो देश में कोई विकास कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। राज्य विधान जब देश में ही इमरजेंसी लगी तो राज्य विधानमंडल कहां से चलेगा भैया, जब लोकसभा ऑलरेडी बंद हो गई तो राज्य विधानमंडल कैसे चलेगा। तो इन दोनों में भंग हो जाएंगी। जब ये भंग हो जाएंगे तो कोई विकास कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी क्या होगा, न प्रधानमंत्री की शक्ति रह गई, न सीएम की शक्ति रह गई, ये प्रभावित। और अंतिम बात जो आम आदमी के लिए परेशान की बात है वो है मौलिक अधिकार। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट है, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं तुम्हारे पास, 6 मौलिक अधिकार है ना। और उन 6 मौलिक अधिकारों में क्या होता है, हनन होता है ना। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर 12 के सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, 20 और 21, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 तुम्हें दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बाकी सारी को सारी समाप्ति कर दी जाती है। एक अनुच्छेद 359 और 359 इनके बारे में हमें जानना है। ये यानी 358 क्या कहता है और 359 क्या कहता है। जो 358 कहता है इसके तहत अनुच्छेद 19 यानी 19 अनुच्छेद क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, इसी में आपकी बैठने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है। मैंने आर्टिकल बाबू सोना वाला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। अनुच्छेद जो 19 है उसके 6 भाग हैं। 6 भाग में कौन सा, सभा करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, घर बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने स्वतंत्रता, जितनी स्वतंत्रताएं बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ किस आर्टिकल के तहत बंद हो जाती हैं, यानी 358 के तहत। यानी सीधी सी भाषा में क्या है कि जो स्वतंत्रता है, जो बोलने की स्वतंत्रता है या प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी शक्तियां कब समाप्त होती है राष्ट्रीय आपातकाल में, तो अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 को स्वतः जीरो कर दिया जाता है। कब किया जाता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। यानी तुमसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा, 358। परंतु अनुच्छेद 359 के तहत सारे फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया जाता है। यानी सारे फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करने के लिए कौन सा आर्टिकल, 359, बट सिर्फ और सिर्फ 19 के लिए 358। ठीक है, यही था दोनों में डिफरेंस। यानी मैंने बताया केंद्र राज्य संबंध समाप्त हो जाएंगे पूर्णतः, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानमंडल पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, मौलिक अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट सिर्फ 20 और 21 होगा। यानी जीवन के जीने की स्वतंत्रता ही हमारे पास दिया जाएगा, बाकी सारी चीजों को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजों को समाप्त कर दिया जाएगा। और उनमें से जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, जो इसमें हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, बैठने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, एक संगठन करने की स्वतंत्रता, उन सब चीजों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 358 बताया गया है। परंतु सारी फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 359। समझ में आया, यही था आपका राष्ट्रीय आपातकाल। तो उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय आपातकाल आपको समझ में आया। उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय आपातकाल आपको समझ में आए। उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय आपातकाल आपको समझ में आए। अगर अच्छा लगा और समझ में प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में, इमरजेंसी के अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगी जो राज्य में आपातकाल लगता है किस आधार पर लगता है और वित्तीय आपातकाल कैसे लगता है। ठीक, उन दोनों के बारे में अगले चैप्टर में कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अगर प्लीज अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज गुड नाइट। आज के लिए इतने पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।